अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 24। और जिस बात का हम सबको डर था वही हुआ एंड में कि पाकिस्तान टीम ने इस टेस्ट मैच के अंदर एक अच्छा स्टार्ट लिया। लेकिन एंड में जो हम लोग वही सोच रहे थे कि टीम कोलैप्स कर देगी, चोक कर देगी, वही हुआ। और एज यूजुअल मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया कराची से। अमान, आप कैसे हैं आज? देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पाकिस्तान टीम सैडली ठीक नहीं है। बिल्कुल। इनके साथ में मतलब बंदा क्या करे, मतलब मैं समझ से बाहर है। जो आपने बांग्लादेश टेस्ट सीरीज थी आपकी, इस कैंप से पहले जो आपका 60 दिन का घरेलू रेड बॉल कैंप था, 2 महीने का, इससे पहले आपकी बांग्लादेश सीरीज थी। जिस तरीके से आप पहला दूसरा मैच हारे थे, तो डिट तो सेम मिस्टेक्स और सेम तरीके से आप यही मैच हारे हो। एंड इससे ये बात साबित होती है कि आपने 2 महीने जो भी बकवासियत करी, कैंप लगाया, प्रैक्टिस मैच खेला, कैप्टन चेंज किया, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। सब के सब वही है, कुछ बदलाव नहीं है, सब बकवास है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये टेस्ट मैच जब स्टार्ट हुआ तो हमने अमान बात की कि वेस्ट इंडीज ने थोड़े ज्यादा रन कर दिए। लेकिन जब हमने आई थिंक डे 2 के एंड में हमने अपना शो किया था तो उसपे हमने यही कहा था कि यार पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। मतलब बिसाइड्स बाबर आजम बिल्कुल। हमने बात की थी इमामुल हक की कि इमामुल हक ने अच्छा 60 प्लस का स्कोर किया है। फिर शान मसूद की शानदार सेंचुरी, जिसको मैं कहूंगा कि डे 3 के दिन उन्होंने आके सेंचुरी को पूरा किया, बड़ा जबरदस्त उन्होंने खेला। एंड आई थिंक ही हैज बिकम द फर्स्ट बैटर ऑन दिस स्टेडियम जिसने 100 बनाया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। आई थिंक अब तो उनके अवे में बहुत सारे 100 हो गए हैं। इंग्लैंड में उनका 100 है, साउथ अफ्रीका में 100 है, श्रीलंका में, और अब उनका वेस्ट इंडीज में। तो शान मसूद की हम लोग तारीफ ही कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स हैं आपके, अनफॉर्चुनेटली हम लोग कोई अच्छे अल्फाज है नहीं उनके लिए कुछ कहने के लिए। बिल्कुल, चलिए अगर हम थोड़ा शुरू से शुरू करें, तो डे 3 जब पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान टीम बैटिंग करने के लिए आई, तो बिल्कुल। शान मसूद और सलमान अली आगा की कुछ 40 और रन की पार्टनरशिप लगी। पाकिस्तान 244 पे 3 आउट पे था, लाइक बिल्कुल। वहां से हमें लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बड़ा कंफर्टेबली 400 रन तो कर ही लेगा, उनको कुछ नए नए भी करता। तो वहां से जब जैसे सलमान अली आगा को शमार यूसुफ ने बोल्ड किया, उसके बाद जो फिर कहानी खराब की है जस्टिन ग्रीव्स ने, मतलब मैं कहता हूँ मेरे लिए जो मैन ऑफ द मैच था वो जेडन सील्स की जगह जस्टिन ग्रीव्स होना चाहिए। क्योंकि जो जो उस वक्त जस्टिन ग्रीव्स ने आकर जो 5 विकेटें ली, वो वहां पे वो ना लेते और फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान टीम अब तकरीबन 100 रन की लीड अगर ले लेता, फिर वेस्ट इंडीज का ये मैच जीतना नामुमकिन था बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आखिर इस लेंथ को हिट किया, और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने, लोअर ऑर्डर जिस तरीके से उनका साथ दिया अपनी विकेट थ्रो करने में, तो वो भी साबित है। लेकिन उस बार जो वो जो मोमेंट था ना, उसने पूरा मैच का बिल्कुल रुख पलट दिया। वरना पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन में था कि पाकिस्तान इजी, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान इजीली एटलीस्ट 100 रन की लीड तो ले सकता था जी मैच के बिल्कुल, अंदर। देखिए मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा जस्टिन ग्रीव्स के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा प्रीव्यू शो देखा था तो उसमें अमान मैंने एक आपको भी शायद याद हो बात की थी कि वेस्ट इंडीज़ के पास 3 बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, किमार रोच, शमान जोसेफ और जेडन सील्स। और अगर ज़रूरत पड़ गई अगर, तो कभी ना कभी जस्टिन ग्रीव भी दिन के 7-8 ओवर डाल देंगे। ये मेरा एग्ज़ैक्ट मेरा ये कोट था जो आप लोग देख सकते हैं हमारी 2 वीडियोज़ पुरानी उसमें, कि मैंने यही बात की थी। लेकिन किसने सोचा था कि जस्टिन ग्रीव वो बॉलर होगा जो आके हमें बिल्कुल कहते हैं ना तहस नहस कर देगा। और आई थिंक उन्होंने कोई एक वक्त उनकी जो स्पेल हमने आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो उनका यह स्पेल अगर आप देख सकते हैं अमान, कि उन्होंने कोई 5 विकेटें लिए, कोई रन दिए बगैर एक स्पेल के अंदर। तो मतलब ये कहते हैं ना डिस्ट्रक्शन कर दिया। और जस्टिन ग्रीव की अगर हम बात करें अमान, तो ना ना तो ये कोई माइकल होल्डिंग है, ना ये मेलकम मार्शल है, ना ये कोई गार्नर या कोई एंडी रॉबर्ट्स या कोई, इवन ये मैं कहता हूँ कि ये कोई अल्जारी जोसेफ के भी लेवल के बॉलर नहीं है। बिल्कुल एक कहते हैं ना हल्के से बॉलर है। इवन जेसन होल्डर को मैं काफी हाई रेट करता हूँ। तो इनसे इस तरह आउट होना, मतलब ये इनकी तारीफ कम होगी अनफॉर्चुनेटली, और हमारे बैटर्स की तनकीद ज्यादा होगी इस चीज पे। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप नोटिस करते, सलमान अली आगा के आउट होने से पहले जो इमाम और शान की पार्टनरशिप थी, उसमें ठीक ठाक इनकी पिटाई भी हुई थी। जस्टिन डीसी को 4.5 के करीब की इनकी इकॉनमी थी। सलमान के आउट होने के बाद जिस तरीके से इनको पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपनी विकेट थ्रो करी, लाइक ऐसा लगा था पानी में कुछ बढ़ रहा है, प्री में दाल
दावत पे आए हैं खाने के लिए, विकटे ऐसे विकटे प्लेट में रख रख के दे रहे हैं। मैं 3 लोगों से मेरे बहुत मेन सवाल है। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान साहब, एक तो इनको समझ से बाहर है कि टीम में है क्यों। जब इनका मतलब एक ही सिमिलर प्रेशर होगा इनके आउट होने का, जहां हल्के सी बॉल, हल्की सी भी सह लो, एक आधा कोई सेंटीमीटर बॉल मूव होना शुरू हुआ है, इनका पिच पे डांस स्टार्ट हो जाता है। और वही एक ही तरीके से ये आउट होते हैं, यूं करके ये आगे आएगी और इनका देखिए ये लेग स्टंप उड़ जाएगा। ये मतलब मोहम्मद रिजवान की कोई इसमें नई जी, बात नहीं है। मोहम्मद रिजवान की ना ये आप कह सकते हैं सिग्नेचर या स्पेशलिटी बन चुकी है कि ये एक बहुत ही एक ऑर्डिनरी बॉल को भी ना एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉल बना देते हैं, क्योंकि ये अगर मैं थोड़ा उसको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो एक बॉल जब उनको पड़ती है ना मिडल या ऑफ स्टंप की लाइन पे, तो अगर बॉल हल्की सी भी मतलब कहते हैं ना एक बहुत ही एक माइन्यूट सा भी अगर डेविएशन हो जाए बाहर की तरफ, तो ये बिल्कुल खुल जाते हैं रिजवान, है ना, बिल्कुल एक पैकेट की तरह ये खुल जाते हैं। इनकी टांगे इधर होती हैं, हाथ इनके यहाँ होते हैं, और ये उनकी बॉडी पूरी बैलेंस लूज कर देती है और ये एक अजीब सी पोजीशन में आ जाते हैं। देखने वालों को लगता है कि वो भाई बॉलर ने कोई बहुत कमाल बॉल की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना इंटरनेशनल लेवल पे या इवन मैं कहता हूँ डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर कोई बॉलर ऐसी बॉल कर रहा है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक टेस्ट लेवल का प्लेयर उसको आराम से खेल लेगा, लेकिन रिजवान का ये बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप इनका 3-4 साल से रिकॉर्ड देखें तो ये इसी तरह आउट होते हैं। आप इनको बस मिडल ऑफ पे बॉल करें और ये इसी तरह awkwardly आउट, पिछले आई थिंक 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कोई 10-15 दफा तो ये इस तरह आउट हो चुके हैं ये। एग्जैक्टली वही सिमिलर पैटर्न की अपनी ऐस बाहर बाहर निकाल देंगे और बल्ला पकड़ के बोलेंगे ओ ये क्या हो गया, आउट हो गया मैं, इस तरह करके बिल्कुल। सेम लेग स्टंप उनका उड़ता है। कोई नई नई बात नहीं है। और दूसरी बात तक बात रही, मैं बड़ा मुझे मुझे बड़ा गुस्सा है आमिर जमाल के ऊपर। आमिर जमाल को टीम में वापसी लाया इसलिए यह था कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और उनसे लोअर ऑर्डर में एक बैटिंग की उम्मीद होती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दोनों इनिंग में बैटिंग और बॉल करी है, मतलब मैं कहता हूँ इतना कोई घटिया डिसीजन था इनको खिलाना। ये मतलब मुझे गुस्सा आता है इन जैसे प्लेयर्स के ऊपर। अगर इनको टीम से बाहर बाहर निकाल दो तो इनकी बातें होती है कि मेरे साथ जातियां हुई है, मैंने ये करा वो करा, मुझे बाहर निकाल दिया। और उसके बावजूद अब इनको टीम में मौका मिलता है तब इनकी ऐसी होती है परफॉर्मेंस। तो लाइक आमिर जमान से बहुत बेटर ऑप्शन में देख रहा था फहीम अशरफ इन टेस्ट। अगर पुराने कोई टेस्ट मैचेस देखे, फहीम अशरफ के एटलीस्ट विद द बैट काफी काफी डिसेंट रन है। और विद द बॉल भी वो कोई ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते। लेकिन आमिर जमाल जैसा बॉलर, मतलब स्पेशली बॉलिंग में इनको जिस तरीके से शमार यूसुफ ने इनकी अकुटाई की थी, जो उनको बैक टू बैक छक्के लेकर तकरीबन 3 छक्के लगाए थे आमिर जमाल को शमार यूसुफ ने। तो लाइक आमिर जमाल का इतना घटिया बॉलिंग करना, इतनी घटिया बैटिंग करना, बिल्कुल एक पाकिस्तान टीम के ऊपर अगर लाइबिलिटी है। इससे बेटर पाकिस्तान के प्रॉपर बॉलर या प्रॉपर बैट्समैन निकाले तो वो ज्यादा ज्यादा बेटर होगा पाकिस्तान टीम के लिए। देखिए जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं इस टेस्ट मैच का एक हम लोग कहते हैं ना पोस्टमार्टम जब करते हैं, तो मुझे लगता है इसका जो मैच पहले स्टार्ट होने से पहले ही हमने एक बड़ी गलती कर दी थी सिलेक्शन में। जिस तरह आपने अभी बात की कि हमने ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में एक बैटर कम कर दिया, और आज ये चीज बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल बिखर के एक्सपोज हो गई। जब जब आपका एक मेन बैटर शान मसूद इंजर्ड हुआ और आपको जरूरत थी, तो फिर हमने देखा कि सलमान अली आगा जो नंबर 7 के प्लेयर हैं टेस्ट में, वो 4 पे आ रहे हैं, रिजवान 5 पे आ रहे हैं, आमिर जमाल सोचे 6 पे आ रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल आपको एक्सपोज कर गई कि आपकी सिलेक्शन ही इस मैच में बेकार थी। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन ठीक है हो जाती है, ये क्रिकेट में मसले हो जाते हैं, लेकिन ये मैच आपके हाथ से इस तरह निकलना नहीं चाहिए था। क्योंकि देखिए अगर हम वापस आते हैं अगर हमारी पहली इनिंग पे, तो हमने उसमें 280 आई थिंक 281 रन्स किए हैं, इसके अंदर 282 रन्स किए हैं। ठीक है वो लीड नहीं ले सके, लेकिन हो जाता है, मतलब क्रिकेट में हो जाता है। इतना जो लीड का डिफरेंस था इतना बड़ा नहीं था, कोई आई थिंक 20-30 रन का ही था, तो ये चीजें होती हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें अमान, जिस तरह हमने जबरदस्त बॉलिंग की अपनी सेकेंड इनिंग्स में, तो उसमें हम मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा मोहम्मद अब्बास की, जो काफी टाइम से हमारी टीम से बाहर थे। अब वो कमबैक कर रहे हैं और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है, तारीफ तो बहुत बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं कि इनको क्यों नहीं खिलाया गया था इतने सालों तक, ये बाहर क्यों थे टीम से। बिल्कुल। लाइक पाकिस्तान टीम में जिस तरीके से मैं कहता हूँ बैटिंग, पाकिस्तान टीम में जिस तरीके से बैटिंग की,
अ, मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा कुछ शॉकिंग था ना। एक तो पाकिस्तान ने अभी सही कहा कि प्लेइंग 11 ही गलत सेलेक्ट करी थी। पाकिस्तान एक तो एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन के साथ कम गया। आपने आमिर जमाल पे बिलीव रखा कि वो बैटिंग कर लेंगे, आपने अली उस्मान पे बिलीव रखा कि वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर बैटिंग कर लेंगे क्योंकि पाकिस्तान पे रन थे उनके। लेकिन एट दिस मोमेंट आप इतना इतना इन प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको अली उस्मान तो बल्कि डेब्यू पे भी थे, तो उनसे तो इतना एक्सपेक्ट करना अच्छा नहीं था। और उनका डेब्यू आई डोंट थिंक बहुत कुछ अच्छा किया है। मेरे ख्याल में अली उस्मान का भी कोई तकरीबन काशिफ अली वाला सीन होगा। उनको भी ये एक टेस्ट मैच बस खिला के बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि शाहिद खान जैसा बेटर ऑप्शन आपके पास टेस्ट स्क्वाड में है। मेरे अकॉर्डिंग अब पाकिस्तान टीम शाहिद खान के तरफ जाएगी, और आमिर जमाल की जगह पाकिस्तान टीम चाहेगी कि वो या तो कोई प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाए या तो कोई प्रॉपर बैट्समैन खिलाए। और देखिए तो और आपने मेरा ये आपने मानना है जी सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके एटलीस्ट गाजी गौरी को डेब्यूट कराना चाहिए, क्योंकि अब लिटरली बहुत है। देखिए मुझे लगता बोले है कि बोले। आपने जो अली उस्मान की बात की ना, मुझे उनकी जो सिलेक्शन के पीछे जो वजह लग रही है वो ये है कि वेस्ट इंडीज की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो उनके पास सिर्फ पूरे 11 में आई थिंक सिर्फ एक या दो दो या तीन लेफ्ट हैंडर हैं, और मतलब उसमें से एक प्रॉपर बैटर है जो टेंजरी चैंडर पॉल है, बाकी सब राइट हैंडर हैं। तो शायद इस वजह से हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान को खिलाया। बट मुझे भी पर्सनली उन्होंने इतना इम्प्रेस नहीं किया, एक बड़े कहते हैं ना एवरेज क्रिकेटर जैसे कहते हैं, फर्स्ट क्लास का डोमेस्टिक का वो लगे, इंटरनेशनल वाली क्वालिटी लगी नहीं। नुमान खान नो सॉरी नुमान अली जो थे वो काफी बेहतर बॉलर थे। अब ऑब्वियसली एज की वजह से उनको निकाल दिया गया, बट स्टिल मैं समझता हूँ ये जो मैच है ना, ये हम लोग आप कह सकते हैं सिलेक्शन की वजह से हार गए, बॉलिंग की वजह से हार। बॉलिंग देखिए थोड़ी कुछ टाइम पे हमने इनकंसिस्टेंट बॉलिंग की ज़रूर, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। स्पेशली जो सेकंड इनिंग्स के एंड में हमने जो शमार जोसेफ से जो ये 38 रन कराए ये हमें बहुत भारी पड़ गए। बट स्टिल मुझे लगता है 211 रन, ठीक है आप आर्ग्यू कर सकते हैं, कह सकते हैं यार 211 की जगह 170 होता, मैं आपसे एग्री करता। बट स्टिल हमने 100 आई थिंक किस हम लोग 120 पे पैक हो गए। तो ये एक बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस थी, और ये पूरा ब्लेम मैं समझता हूँ बैटर्स को जाता है। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करूंगा। पाकिस्तान टीम का कब कई साल से जो मसला रहा है कि सारा जो होता है मलबा वो बॉलर्स के पास आता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान टीम की बैटिंग स्पेशली इन द फोर्थ इनिंग ये कंप्लीटली एक्सपोज है। लाइक मैंने कोई स्टैट देखा था, पाकिस्तान टीम की एवरेज बैटिंग स्कोर इन द फोर्थ इनिंग में जस्ट 180 रन, जो कि बहुत ज्यादा कम है। पाकिस्तान टीम को जब भी आप टेस्ट में चेज में उतारोगे, पाकिस्तान टीम बदतरीन तरीके से हारती है। अब अगर मैं थोड़ा सा मैच की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो बाबर आजम साहब ने जो आज नॉक खेली है, तो बिल्कुल। इस नॉक के ऊपर काफी ज्यादा डिबेट चल रही है इंटरनेट पे। लाइक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम सिर्फ अकेले खड़े रहे, उनका और किसी प्लेयर ने साथ नहीं दिया। कोई तो साथ देता, वो अकेला क्या करे, वो अकेला क्या है, ऐसे कह रहे। देखिए सब बकवास है। आप बाबर आजम साहब को दुनिया के ग्रेट प्लेयर से कंपेयर करते हो, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, ये सारे वो प्लेयर जो कि अपने अकेले बलबूते पे टीम को मैचेस जितवा के बाहर आते हैं नॉट आउट। ये बाबर आजम साहब जैसे बहाने नहीं दे रहे थे कि वो मैं अकेला क्या करता, साथ कोई नहीं था। और जिस तरीके से बाबर आजम ने पूरे मैच में अप्रोच किया है बैटिंग को, उससे ये बात क्लियर करती है कि बाबर साहब मैच जीतने की तरफ जा ही नहीं रहे। उनकी सामने वाले बैट्समैन से लाइक कोई कन्वर्जेशन, कोई बात कुछ भी नहीं तुम्हें दिखी ऑन फील्ड। जब अली उस्मान की बैटिंग आई, जब आमिर जमाल आउट हुए, तो वहां से आपकी तेज जो है वो स्टार्ट हो गई थी। जब आपकी टेल स्टार्ट हुई है, तो बाबर आजम एज अ सीनियर बैट्समैन जो कि पिच पे सेट है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो जाके सामने वाले बैट्समैन से बात करे कि भाई पूरा ओवर मैं फेस करूंगा, लास्ट बॉल पे लूंगा सिंगल। तो एक तरीका है सिंपल कि आपको ये स्कोर चेज करने का कोई 500-600 का टारगेट नहीं है, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सिर्फ 150 कुछ रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, और पूरा एक दिन पड़ा हुआ था। तो कोई आपको जल्दी नहीं थी। आप सिंपली जो टेस्ट क्रिकेट का बेसिक फॉर्मूला होता है, आप जब आप टीम के साथ बैटिंग कर रहे हो, कि आप पूरा ओवर आप फेस करोगे और लास्ट बॉल पे या सेकंड बॉल पे आप एक
सिंगल निकालने की ट्राई करोगे। लेकिन बाबर आजम साहब, लाइक जब खुरम शहजाद बैटिंग कर रहा है, बाबर आजम ओवर की पहली बॉल पे स्ट्राइक सिंगल लेके स्ट्राइक पे खुरम शाह को पूरा फिट करने दे रहे हैं, और सेम वही हुआ, खुरम शाह भी आउट हो गया। फिर नेक्स्ट मोहम्मद अली जब स्ट्राइक कर बैटिंग कर रहे बाबा में, फिर पहला बॉल खुद सिंगल लेके मोहम्मद अली को फेंक दे रहे, वो फिर बोल्ड हो गए। और जब अब्बास की बिल्कुल, बारी हो बिल्कुल, तो देखिए देखो, मैं मैं इस कहता हूँ पे एक बात शुक्र कहना है चाहूँगा। मोहम्मद अब्बास का, जी, मैं इस पे एक उन्होंने बात कहना आके थोड़ी चाहूँगा बहुत। कि ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को खेलना नहीं आता ऐसी सिचुएशन में। अगर आपको याद हो ऑडियंस को, 2022 में आई थिंक टेस्ट मैच था और श्रीलंका में, जिसमें इसी तरह हमारी टीम कोलैप्स हो गई थी और बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे उस दिन और एंड तक लेके गए। और उनकी पार्टनरशिप लगी थी नसीम शाह के साथ, नंबर 11 थे उस वक्त नसीम शाह, और बिल्कुल 10th विकेट पार्टनरशिप थी, जिसमें बाबर आजम ने कोई आई थिंक 50 से लेके 100 रन किए थे उस अपनी इनिंग्स में। और अपनी सेंचुरी के चक्कर में वो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल गए थे नंबर 11 के साथ। और उस मैच मुझे याद है वो पूरा ओवर खेलते थे, आखिरी जो बॉल थी उस पे सिंगल लेके स्ट्राइक मेंटेन करते थे। आज आपने जिस तरह अमान बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया कि आज वो बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे थे, कि पहले ओवर की पहली बॉल पे ही सिंगल लेके दे रहे हैं टेल एंडर को। तो समझ नहीं आता कि वो करना क्या चाह रहे थे। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मुझे लग रहा था कि जब तीसरी या चौथी विकेट गिरी ना, तो बाबर आजम को कहीं ना कहीं अंदर अपने ये महसूस हो गया था कि ये मैच अब गया हाथ से, ये रन चेज नहीं होंगे। तो उन्होंने मुझे लगता है यही सोचा होगा कि यार बेहतर ये होगा कि मैं अपने रन्स कर लूँ यहाँ पे, 50-60 कर लूँ और एंड में नॉट आउट चले जाऊँ, ताकि ये एक नैरेटिव क्रिएट हो जाए मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि बाबर आजम एंड तक खड़ा रहा, बाकी सब फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि वो इस चक्कर में उन्होंने फिर जब बिल्कुल टेल एंडर्स आ गए तो उन्होंने उनको ही आउट करा करा के एंड तक चले गए और अपने 50 पूरी कर ली। मेरी इस पे ये थॉट्स है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बात वही है ना कि फिर ये बोलते हैं कि मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, मैं किंग हूँ, मैं ये हूँ, मैंने बॉल फाड़ दी, मैंने बल्ले फाड़ दिए, मैंने पीएसएल में मैंने 200 मार लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। इन्होंने घंटा को कुछ नहीं किया। ये सिर्फ यही प्लेयर है कि इनको बस अपने इनको, आप ये बात जहां देखिए, जहां बाबर आजम के आए रन, वहां पाकिस्तान मैच आ रहा है। जहां जहां इन्होंने रन किए वहां पाकिस्तान मैच आ रहा है। और अब तो इस कदर कि पाकिस्तान अपने अवे के लास्ट 8 मैचेस कंसेक्यूटिवली हार चुका है। लाइक इतने बुरे सिचुएशन पे आपने कप्तानी भी एक तो बिला वगैरह में ले ली। और अगर बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर, तो यही सेम अगर बाबर आजम पहली इनिंग में खेल लेते तो पाकिस्तान इस पोजीशन तक कभी पहुंचता ही नहीं। पहली बात तो उन्होंने पहली इनिंग में उससे कुछ हुआ नहीं, और सेकंड इनिंग में आके उनका वही सेल्फिश पना, फिर लोग बोलते हैं कि वो सेल्फिश प्लेयर नहीं है। अगर बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर नहीं है, तो ये आज जो इन्होंने ये इनिंग्स खेली है 58 रन की, ये इसको हम और क्या बोलेंगे। अगर बाबर दुनिया का कोई भी ग्रेट प्लेयर होता, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, विलियमसन, इवन बेन स्टोक्स, वो एक सिंपल फॉर्मूला अपनाते कि भाई तेज मेरे साथ है, सिर्फ 150 कुछ और रन रह गए चेस करने के लिए, सिर्फ मैंने वही करना जो हर कोई अक्ल वाला बंदा करेगा। पूरा अगर खुद पेश किया, आखिरी बॉल पे रन लिया। और बाबर आजम चाहते तो वो कुछ ना कुछ शॉट्स मार पाते, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद अब्बास ने चौके वगैरह मारे हैं, बाबर नहीं मार सकते थे। उनके लिए तो बहुत बहुत कोई बिल्कुल, मुश्किल काम पे मैं यही चौके कहूंगा मारना कि नहीं। देखिए बस बात बहुत सारी ये है कि उन्होंने जी, करना नहीं था। बहुत टाइम हो गया है कि हम किसी पाकिस्तानी बैट जो टॉप प्लेयर है उससे हम ये देखेंगे वो कुछ ब्रिलियंस दिखाए अपनी। मतलब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ कि हमने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से कोई, कहते हैं ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी या कुछ मतलब हेडलाइन वाली चीज देखी हो कि यार इसने ऐसा कुछ कर दिया है जो दुनिया में हेडलाइन लग गई है इसकी के। तो हम लोग ये चीजें देखते ही नहीं है हमारे प्लेयर्स से। और आज बड़ा अच्छा मौका था बाबर आजम के पास, क्योंकि उनको अगर ये लेट से ना कोई 60-70 करके आउट हो जाते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट ही करती कि यार इन्होंने कोशिश की और ये नाकाम हो गए। लेकिन इन्होंने कोशिश ही नहीं की, इन्होंने वही अपना सेल्फिश गेम खेला दोबारा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए जहाँ हम उनकी तनकीद करें, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि दूसरे एंड से जिस तरह विकेटें गिरी थी, ये बाबर आजम के हाथ में नहीं था। हाँ, एंड में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी गलती थी, वो टेल एंडर्स को आउट कर रहे थे। लेकिन जो शुरू के जो आपके प्लेयर्स थे, जिस तरह अगर मैं बात करना चाहूँ, सलमान अली आगा हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, इवन टू एन एक्सटेंट आमिर जमाल हो गए, ये लोग जो थे इनका बिल्कुल थर्ड क्लास यहाँ पे शो था। स्पेशली मैं बात करूंगा यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की, हमने ऑलरेडी की है बात, लेकिन मैं दोबारा करूंगा, और आगा सलमान की, क्योंकि सलमान अली आगा की
जो आप परफॉर्मेंस देखें अगर, वो बिल्कुल। टेस्ट टेस्ट में वनडे में बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे हैं वो। अब पता नहीं क्या हो गया उनको अचानक से कि वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं। पहली इनिंग में जो उनको बॉल पड़ी थी, बहुत जबरदस्त बॉल थी, वो रियल बॉल थी, जो आप कह सकते हैं बेस्ट बॉल ऑफ द मैच थी। लेकिन ये जो सेकेंड इनिंग्स में जो उनका हुआ है, बिल्कुल प्लम इन फ्रंट, सीधी बॉल मिस कर गए वो। तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है इस लेवल में। बिल्कुल, अब आगा सलमान का भी ये मसला बन गया कि जब से उनको थोड़ा बहुत वो इनाम वगैरह मिला है कि जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है आगा की नौक आती है, तब से आगा के फॉर्म को भी पता नहीं क्या लग गया है। उनके भी बहुत अब कंसिस्टेंटली वो रन नहीं कम कर पा रहे, उनकी भी एवरेज कोई 38 तक ड्रॉप होकर आ गई है। तो सलमान आगा को भी ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान की टेस्ट लाइनअप की वो बैकबोन है। अब उनकी तरफ से आधा रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात रही मोहम्मद रिजवान की, तो मेरी अब इस बंदे पे तो बात कर करके ना बस बस हो गई है। मोहम्मद रिजवान साहब ने ना अपनी टीम अपनी प्लेस को इस टीम में बहुत कैजुअल ले लिया है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि पहले उनकी घटिया परफॉर्मेंस के चलते वो T20 से बाहर हुए, फिर वो अभी लास्ट सीरीज में वो ओडिया से ही बाहर हुए, और अब ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, अब ये टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो जाएगी। लेकिन टीमों से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को अपनी बैटिंग को बेहतर करने में ये कुछ नहीं दिख रहे। पाकिस्तान के पास पीछे बहुत ऑप्शन है, इनफैक्ट आपके इसी स्क्वाड के अंदर गाजी गौरी के ऑप्शन है जो कि अभी अपना डेब्यू करने के वेट में है। और जहां तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितनी बेकार मोहम्मद रिजवान की बैटिंग चल रही है, ये लोग इनको चाहिए कि मोहम्मद गाजी गौरी को ये डेब्यू करवा दे। और आमिर जमाल की जहां तक बात रही, तो आमिर जमाल को भी मेरे ख्याल में अब इनको एटलीस्ट नेक्स्ट टेस्ट मैच में कहीं नहीं करना चाहिए, बल्कि एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन कहाँ चाहिए, लाइक साउथ शकील जो कि अब स्क्वाड में आई गेस देखिए है भी। अमान, मसला मैं तो आई आपको थिंक बताऊं वो क्या आ है। गए हैं। देखिए मसला आपको पता है क्या है। आप बेशक कह लें कि एक्स्ट्रा प्लेयर खिला दें, ये खिला दें, वो खिला दें। सच बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गिन के भी आपके पास ना कोई मुश्किल से 3-4 प्लेयर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक हैं। मतलब बैटिंग की अगर मैं बात करूं, टैलेंट है ही नहीं है आपके पास बैटिंग का। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में जो आप जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको अवे फ्रॉम होम जाके अगेंस्ट डिसेंट टीम्स, मतलब गुड टीम्स को तो छोड़ ही दें कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया वगैरह। मैं डिसेंट टीम्स की मैं बात करूं, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश, तो इनके खिलाफ भी आपके पास ना ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कर सकें। हाँ, यंग प्लेयर्स देखिए उनको टाइम लगता है। अज़ान हफीज अच्छे प्लेयर है, लेकिन इस टेस्ट में वो फ्लॉप हो गए। उन पे हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो यंग प्लेयर हैं। लेकिन अगर आप बात करें अब्दुल्ला फजल की, वो तो वो इंजर्ड हो गए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ना प्लेयर्स, तो बाबर आजम तो देखिए वो किंग है, वो जो भी उनको लोग कहते हैं कि वो तो उनको तो आप साइड पे कर दें। सऊद शकील आपके, मैं कहता हूँ सेकंड बेस्ट प्लेयर है, जिस जो आप रिलायबल उन पे आप करते हैं कि यार ये अच्छा करेगा। फिर आप आ जाए सलमान अली आगा। तो ये 3 मुझे लगता है पक्के प्लेयर हैं, और फिर शान मसूद ऑफ कोर्स सीनियर प्लेयर। इसके अलावा मुझे पर्सनली कोई नज़र नहीं आता आपकी पूरे क्रिकेटिंग सिस्टम में जो लायक हो टेस्ट क्रिकेट के। मतलब प्लेयर्स आप कह सकते हैं ना 50-50 वाले प्लेयर्स हैं। इस तरह अब्दुल्ला शफीक हो गए, उनको स्क्वाड में लाया वापस। वो कभी उनकी एवरेज आपको पता है क्या है, वो 30-35 की एवरेज है उनकी। वो है कामरान गुलाम की हम बात बहुत करते हैं, लेकिन उनको टीम में नहीं खिलाते। फिर और प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इतने है नहीं। मतलब साइम अयूब हाँ, को मैं आप, यूं हो गया। साइम अयूब है लेकिन वंस अगेन उन पे टीम ने भरोसा अब अपना उठा लिया है। तो प्लेयर्स है नहीं आपके पास, मतलब अगर बिल्कुल, आप। बात है यही है जी। ना कि जो गिने चुने प्लेयर्स है जी, जो गिने चुने प्लेयर्स है उनको आप मौका नहीं देते। आपने बात करी कामान गुलाम साहब होगी, वो दो दो नाम है जिनको मैं कहता हूँ, जिनको हमने देखा है कि वो इन अवे कंडीशन के अंदर उनके रन आए हैं। टाइम ने ऑस्ट्रेलिया में रन किया, साउथ अफ्रीका में रन किया, करमान गुलाम ने भी साउथ अफ्रीका में रन किए। तो ये वो प्लेयर है जिनके अवे में रन आते हैं। जहां तक बात करी हमारे यंगस्टर अजान अवेश की, तो देखिए अजान अवेश ने टेस्ट के अंदर कुछ 6 मेरे ख्याल में इनिंग्स खेली है। जब उनकी पहली इनिंग में जो उनके डेब्यू पे 100 आया था, उसके अगर हम उस इनिंग को बाहर निकाल दें तो उनकी कोई आई थिंक कुछ 12-13 की एवरेज है बाकी 5 इनिंग्स के अंदर। तो उनको भी ये बात सोचनी होगी कि जिस तरीके का पाकिस्तान टीम का सिस्टम है, अगर उनकी अगले 1-2 टेस्ट मैच में भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रही तो उनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। जो हाल मोहम्मद हुरैरा का, साम अयूब का हुआ टेस्ट में, उनका भी ये सेम हाल होगा। अब्दुल्ला फजल की अगर बात करें तो मुझे उस एक प्लेयर से उम्मीद थी कि वो इस हमें यहाँ पे कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसने
बैटिंग की थी इन बांग्लादेश, इवन इन द प्रैक्टिस मैच। उसको देख के लगा था कि यार इस पे कुछ एक कहते हैं ना एक्स फैक्टर है, वो है। लेकिन सैडली वो बेचारा बच्चा दोनों सीरीज से इंजरी के बायस बाहर हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग अब जो आपका सेकंड टेस्ट में जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो ये तीन स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले तो मोहम्मद रिजवान साहब जिनसे अब बाकी में ना बहस हो गई है, क्योंकि अब एक टेस्ट में तब हार चुके हो। अब आपको अगर गाजी गौरी को डेब्यू कराने का, मैं कहता हूँ टेस्ट करने का इससे बेटर मौका नहीं होगा। इसके बाद आपका इंग्लैंड टूर है, वो बड़ा टूर है, वहां पे गाजी को डेब्यू कराना एक काफी ज्यादा क्या बोलते हैं रिस्क की बात होगी। तो ये बेस्ट मौका है, आप सेकंड टेस्ट में गाजी को डेब्यू कराएं, मोहम्मद रिजवान को भले ड्रॉप कर दिए। जी उसके बिल्कुल, आप सही अलावा कह रहे हैं, बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग आमिर जमाल के बदले हमें कोई एक बंदा खिलाना होगा स्पेशलिस्ट, या तो कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन लाइक अवैध जफर, या कोई स्पेशलिस्ट बॉलर लाइक उसमें आपके पास स्क्वाड में उबैद शाह को डाल ले आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मसला पता है क्या है अमान, कि हमने प्लेयर्स तो बनाए ही नहीं है। हमने पिछले 4-5 साल में वही एग्जैक्टली। ग्रुप को खिलाया है, जो ग्रुप के लड़के आते हैं बाहर हो जाते हैं, आते कोई है। अब हम सोच रहे नाम याद नहीं आ रहा कि यार मिडिल ऑर्डर कौन हो सकता है। अवेश जफर को मैं पर्सनली माजरत चाहता हूँ, मैं उनको ना जानता हूँ, ना मैंने उनको कभी खेलते देखा है, तो मैं उन पे कुछ बात कर नहीं सकता। और मुझे प्लेयर्स याद नहीं आ रहे। एक मुझे याद है प्लेयर हुआ करते थे उस्मान सलाउद्दीन, जिनको हमने एक टेस्ट खिलाया था, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो, उनको भी हमने एक टेस्ट खिला के बाहर कर दिया। चाह सकते थे कि उनको हम और खिलाते, कुछ रूम करते, लेकिन उनको ये इस ग्रुप ने खेलने नहीं दिया। फिर मैं अगर थोड़ा और याद करूं तो हारिस सुहेल एक प्लेयर थे, जो आई थिंक रिटायर भी हो चुके हैं अब तो प्लेयर हमने अनफॉर्चुनेटली मिसबा उल हक, यूनिस खान एरा के बाद असद शफीक, इन तीन के एरा हमने बनाए नहीं है। ये घिसे पिटे प्लेयर आ जाते हैं कभी, बाबर आजम, इनका तो आपको पता ही है क्या सीन है। इन पे इतनी मैं आना नहीं चाहूंगा। बाकी सलमान अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। शकील, बिल्कुल मैं समझता हूँ शाहिद शकील की यहाँ पे हमें बहुत एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो एक पिछले आई थिंक जब से उनका डेब्यू हुआ था 2022 के अंदर, वो हमारी इस टीम का एक कहते हैं ना बैकबोन थे, टेस्ट टीम का बैक, हर जगह उन्होंने रन्स किए हैं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पे वो देखिए फेल हाँ, हुए थे। वो उनकी यहाँ बात पे। जी। बात सारी यही तो होती है कि आपने कहा कि ये जो एक साजिशी तोला है, ये बिना परफॉर्मेंस के ये बाहर नहीं हो जाती उससे। जो भी आप कोई भी नया बच्चा नया प्लेयर टीम में लाते हो, आप डोमेस्टिक से उठा के प्लेयर लेके आते हो। जैसे आपने नाम लिया उस्मान सलाउद्दीन का, हारिस सोहेल का, इवन फवाद आलम का नाम आता है, कामरान गुलाम का नाम आता है। कितने प्लेयर के आते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आपको उनमें कुछ ना कुछ फील आती है कि यार प्लेयर में कुछ ना कुछ है। इसको अगर इस पर सही तरह अब काम किया जाए, इसको बनाया जाए, ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। लेकिन उनका कुछ हल्का फुल्का बैड पैच आएगा, उन पर रन नहीं होंगे, आप उनको ऐसे गायब करते हो जैसे बस मैं क्या बोलूं। लेकिन जो इनके अपने टोले के प्लेयर्स है, ये बाहर नहीं हो गई। इमाम, ये बाबर, नहीं, रिजवान को इमाम जो हमारे इमाम पे मैं चार आना पांच टोला चाहूंगा। है। इमामुल हक पे मैं आना चाहूंगा। हमने इनकी बात की थी हमारा, आपको याद होगा कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि ये सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स के मास्टर हैं ये, कि ये आते हैं फर्स्ट इनिंग्स में वही अपने हुआ। रन ठोकते हैं, और फिर उसके बाद जब जरूरत होती है टीम को, जरूरत होती है कि यार कुछ अच्छा ये बेशक ये कोई बड़ा कुछ ना करे, लेकिन एक स्टार्ट दे दें, मतलब न्यू बॉल को सी ऑफ कर दें, या कुछ 30-40 रन बना दें अपने, उस ये कुछ नहीं करते। आज भी मैं अगर इनकी देखूं परफॉर्मेंस, तो ये आउट होगा कि महारोज, मतलब 38 साल, 39 ऑलमोस्ट एज में उस बॉलर से आउट हो गए। तो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि इस इनकी तरीके आज से में आउट हुआ 3 रन बना के आज ये आउट गॉड बाइंड हो गए। मतलब इतने हमने इनसे पहले भी मैं बात की कि यार। और जी। इस तरीके से ये आउट हुए थे, आपने शायद ना देखा हो। देखा मतलब देखा है कोई मैंने, वो मैंने क्लब देखा लेवल कि का यूं जो करके बैट्समैन कुछ वो भी यूं हो इससे गए अच्छा ये। नहीं करता है। बिल्कुल। बेकार धड़ वाले तरीके से आउट हुआ उसको बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे इनका मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली। इमामुल हक का मैंने ना माइंडसेट जो रीड किया है, वो यही है कि यार मैच जिताने का इन पे फोकस नहीं होता, इनका होता है टीम में मैंने कैसे रहना है, और टीम में नहीं रहना तो स्क्वाड में कैसे रहना है। तो इनका जो गोल मुझे लगता है ना यही है कि मैं अगर 11 में नहीं आ रहा तो मैं 16 में आ जाऊं, क्योंकि 16 में आ गया तो कहीं ना कहीं मौका लग सकता है। तो ये इसी बिल्कुल चक्कर में मुझे लगता है अपना पूरा करियर उन्होंने चलाया है कि जब से, क्योंकि देखिए अभी भी ये इनकी टीम में जगह पक्की नहीं है, ये इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं, तो इनको पता है कि कोई और जब आ जाएगा तो इनकी जगह चली जाएगी। तो ये इनका यही चक्कर है कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप के साथ कैसे अपना वक्त बढ़ा सकता हूँ,
जिताने की नीयत मुझे इनकी कमी लगी कि यार ये मामूल हक आया है, जिता के जाएगा इनका। मैं इनकी बहुत क्रिकेट देखी है मैंने। इनका डेब्यू मुझे याद है 100 बनाया था उन्होंने श्रीलंका पे, वो मैच जीत गया था पाकिस्तान, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ इनका याद नहीं आता। एक वनडे में कुछ इनकी इनिंग्स है अच्छी, लेकिन टेस्ट में तो मुझे कोई ऐसा मेमोरेबल इनका कुछ नॉक नजर नहीं आता। एक श्रीलंका में इन्होंने कुछ रन किए थे बहुत लो स्कोरिंग मैच में, लेकिन उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली नथिंग। एक आधा बार तो मतलब प्लेयर कर ही देगा जब इतने जी। टाइम से खेल ही रहा है, और खेल ही रहा है तो मतलब एक आधी नॉक तो बंदे की लगी है। ये आज भी यही है, उन्होंने उनकी पहली इनिंग में 60 रन कर दिए, टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। अब थोड़ी ये ड्रॉप हो गई टीम से, ये नहीं, इसी एक इनके नॉक पे ये इनकी टेस्ट की अगला मैच भी खेलेंगे, देन इनकी टू टेस्ट भी की खेलेंगे। एवरेज इनकी टेस्ट की एवरेज है 36, और इनकी आई थिंक कोई 300 है, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये तीनों 100 इन्होंने रावलपिंडी के स्टेडियम पे किए हैं। दो तो उन्होंने एक मैच में ही कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2022 में, और फिर उसी साल में उन्होंने इंग्लैंड में भी 100 किया था रावलपिंडी में। तो इनका करियर आई थिंक रावलपिंडी के लिए ही बना है। 1800 रन है इनके टेस्ट करियर में, उसमें से आई थिंक 500 रन इनके रावलपिंडी में ही है। तो अगर आप निकाल लें हिसाब, तो अगर आउटसाइड रावलपिंडी इनका जो स्टैट्स का रिकॉर्ड है कोई 20-22 की एवरेज है, बिल्कुल एक कहते हैं ना ऑलमोस्ट एक टेल एंडर की तरह ही है ये। बिल्कुल, बस मैं थोड़ा बहुत अब शो को थोड़ा एंड की तरफ लेके आते जी। हैं। एंड में मैं बस यही बात करूंगा कि आप अगर अपने आप को जो हम लोग दुनिया से कंपेयर करते हैं, तो जो बाकी जो दुनिया के यंगस्टर्स होते हैं वो अपनी टीम के लिए ऐसी जगह पे सबक करते हैं। लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, उनके साइड दर्शन हो गए। हम इंग्लैंड की बात करें, जेकब बैटल, हैरी ब्रूक, ये वो प्लेयर्स जिन्होंने अपनी टीम को, यंग है, वो कोई बहुत कुछ 8-10 साल खेले प्लेयर नहीं है, यंग प्लेयर्स है, अपनी टीम के लिए कहते हो खड़े होते हैं जहाँ पे अपनी इनकी टीम को नीड होती है। और बस हमारे पास ऐसे प्लेयर्स अल्लाह जाने क्यों नहीं बाहर आते, टैलेंट की कमी है, हमारा सिस्टम खराब है, क्या मसला है कि ऐसे प्लेयर्स हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो जो अपनी टीम को कहते हैं ना हार के मुंह से बाहर नजर आए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं आपने बातें की माइंडसेट की है, वो मुझे लगता है स्किल बहुत बड़ा इसमें एक फैक्टर है। कि जो दूसरी कंट्रीज की जो प्लेयर जिनका आपने नाम लिया वो सब स्किल में बहुत हाई हैं आपसे। तो जो आप स्किल में compete करते हैं ना, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है मैच करना। लेकिन मुझे लगता है ये हमें ना बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे थे, आप वेस्ट इंडीज से खेल रहे थे, जो मतलब रैंकिंग नंबर 9 है और आप नंबर 10 है। तो इनके खिलाफ तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स अच्छा करेंगे, जूनियर्स भी अच्छा करेंगे। इनके खिलाफ भी आपने बहुत थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है। और आपने सही कहा शो को एंड करेंगे, लेकिन शो एंड करने से पहले मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की, और स्पेशली जेडन सील्स की, क्योंकि मैं इनकी पिछले 2-3 शो से बहुत तारीफ करता आ रहा हूँ कि ये दुनिया के इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फास्ट बॉलर्स हैं। इनकी बात होती नहीं है इतनी, क्योंकि आपको पता है वेस्ट इंडीज को आजकल इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती है टेस्ट क्रिकेट में, बट ये एक ऐसे बॉलर हैं। पिछले 5 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। उन्होंने आई थिंक अपना डेब्यू भी 2021 में किया था, और आई थिंक 2021 में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बड़ा अच्छा खेला था। तो पिछले 5 साल से लगातार ये परफॉर्म करते आ रहे हैं। इंग्लैंड में इन्होंने विकेटें ली हैं, ऑस्ट्रेलिया में विकेटें ली हैं, और घर पे भी ये विकेटें लेते हैं, तो इनकी मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल, लाइक एक बात सिर्फ इनकी नहीं, मैं वेस्ट इंडीज के कंप्लीट फास्ट बॉलिंग जो ट्राई हुआ इनका, इसमें ये जेरन सील, शमार जोसफ, किमार रोच, और इसमें आजारी जो है उसको भी आप ऐड कर लो कि फिलहाल निकल के बाद में आ जाएंगे। तो ये जो इनका एक टेस्ट फास्ट बॉलिंग में बोलता हूँ वो है ग्रुप है, ठीक है, तो ये वन बिल्कुल। ऑफ द मोस्ट डेंजरस फास्ट बॉलिंग ग्रुप में से एक है। लाइक अगर ये फास्ट बॉलिंग ग्रुप हो तो आप काफी ज्यादा मतलब कहते हो बहुत ही हाई रैंक करोगे मैं फास्ट बॉलिंग पूरे जैसे पूल को। जब अगर वैसे अपनी थोड़ा बहुत बैटिंग के ऊपर काम करे, थोड़े अच्छे बैटर्स प्रोड्यूस कर ले, तो आई बिलीव वेस्ट इंडीज अपने वो टेस्ट की जो उनका वो prep, जो उनका पुराने वक्तों में टेस्ट की उनकी वो थी, उनका टेस्ट का मुकाम था। आई बिलीव वेस्ट इंडीज वापस उस मुकाम को अचीव कर सकते थे, वो उनको एक अच्छे बैटर्स की नीड है अपनी बैटिंग लाइनअप के अंदर। देखिए बिल्कुल वो पुराना मुकाम अचीव करना तो बहुत मुश्किल होगा, बट एक अच्छी टेस्ट टीम वो बिल्कुल बन सकते हैं। और आई थिंक वो ऑन एंड ऑफ अच्छा करते रहते हैं। मुझे अगर मैं याद करूं अपनी मेमोरी में, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने गैबा टेस्ट हराया ऑस्ट्रेलिया को। फिर उन्होंने न्यूजीलैंड में आई थिंक कुछ 6-8 महीने पहले जाके हाँ टेस्ट बिल्कुल। ड्रॉ किया था, उसमें भी आई थिंक ये जस्टिन ग्रीव ही थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई था इनमें से ही कोई प्लेयर था जिसने एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेल दी थी, कोई 200 रन प्लस कर दिए थे। तो इनके पास प्लेयर्स हैं।
अभी जो मैं इनकी इम्प्रूवमेंट जो मैं देख रहा हूँ ना वो ये है कि ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले ये लोग बहुत कम खेलते थे T20 की वजह से, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस अच्छी इनको मौके मिल रहे हैं। 3 टेस्ट की सीरीज खेलते हैं ये, कभी 2 की खेल रहे हैं, 4, तो इनका चल रहा है, तो इससे इनके प्लेयर्स को ना एक्सपोजर मिल रहा है। और ये हम देख रहे हैं जिस तरह ये इम्प्रूव करे जा रहे हैं, तो गुड टू सी के ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट थोड़ी रिवाइव हो रही है। अब हम यही होप करेंगे कि दूसरी टीम्स के अगेंस्ट भी अच्छा करें, सिर्फ हमारे अगेंस्ट नहीं, क्योंकि हमारे अगेंस्ट तो आपको पता है अमान, चाहे वो यूएसए हो जाए, आयरलैंड हो जाए, कोई भी आ जाए हमें वो हरा के चले जाते हैं, जितने बुरे हाल है हमारे। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए हमारी बेस्ट विशेज है। बिल्कुल, लाइक मैं तो खाली सोच सकता हूँ कि हम एज अ नेशन, एज अ लाइक हम एज अ जनरेशन, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, लाइक कि पाकिस्तान टीम के हालात इन T20, इन ODI, इन टेस्ट, लाइक तीनों फॉर्मेट से पाकिस्तान टीम अपने बदतरीन मकाम पे पहुंच चुकी है। लाइक आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बुरा मकाम पाकिस्तान टीम को कभी मिलेगा। लाइक इतनी बुरी परफॉर्मेंस के मतलब इस पे बंदा और कुछ बोलने को रहा ही नहीं है। आप क्या क्या के थक जाओगे, मसले मसाइल बदला के थक जाओगे, लेकिन मसले मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। मेरे ख्याल के इतना बुरा वक्त कभी पाकिस्तान टीम के लिए और फॉर्मेट में आया हो आज से पहले। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें देखिए बहुत लोग हैं, लोग बातें करते हैं कि यार ये मोहसिन नकवी की गलती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोचेस की गलती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 80% प्लेयर्स की ही गलती है, क्योंकि प्लेयर्स बदल नहीं रहे। एक होता है ना कि इस तरह फुटबॉल में अगर जो लोग फॉलो करते हैं, तो फुटबॉल में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मैनेजर्स को या कोचेस को, क्योंकि या जो मैनेजमेंट होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनको दिया जाता है कि यार वो लोग प्लेयर्स बदलते रहते हैं, नए प्लेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उससे टीम का कहते हैं ना मोमेंटम नहीं बन रहा, केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 70% टीम आपकी वही है, पिछले 7-8 सालों से वही प्लेयर्स लगातार खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। तो ये आप ये नहीं कह बिल- सकते कि यार दूसरों का मसला है, ये प्लेयर्स का ही मसला है। आज मौका था, मतलब अगर रिजवान जो थे, बाबर आजम थे, इमामुल्लाह, की जो 3 नाम है, इनके पास था, ये आज खड़े हो जाते हैं भाई, पूरी रात मतलब पूरे दिन खड़े रहते हैं पिच पे, कर लेते हैं ये रन, हम लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन यही लोग हैं जो हमें कहते हैं ना बार बार एक बहाना देते हैं उनकी तनकीद करने का। ये बात सर ये है ना कि ये जो प्लेयर्स है, जो आपने अभी 3-4 प्लेयर्स का नाम लिया, इसमें और भी कुछ 2-4 प्लेयर्स का नाम आते हैं, तो ये जो 6 से 7 तो ये प्लेयर्स का पूरा कहता हूँ टोला है, ये बहुत ही एक मीडियोकर प्लेयर्स है, बहुत ही ये बहुत ही कोई एवरेज से प्लेयर्स है। ये प्लेयर्स में टैलेंट कभी अगर हुआ तो हो, लेकिन इनमें टैलेंट की खासा कमी है, इनमें स्किल की बहुत ज्यादा कमी है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ मीडियोकर प्लेयर्स है जिनको हम ही लोगों ने, हम एज फैन ने इनको इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि दे फील लाइक दे आर बिग ऑफ द गेम, वो गेम से बड़े हो गए, उनको ऐसी फीलिंग आने लग गई है। हमने कप्तानी दे के, उनको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी दे के, उनको सब सब कुछ दे के, उनके लाइक उनके हमने उनके दिमाग कदर आसमान में पहुंचा दिए कि उनको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमें अपने स्किल को, हमें अपनी गेम को इम्प्रूव करना है। वो उसी मीडियोकर माइंडसेट पे रह रहे, और वही माइंडसेट आज हमें खा गया, हमारी 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 पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खा गया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आई थिंक आज के शो का मुद्दा हमारा यही था कि हमने, क्योंकि देखिए डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। ये मैच मैं समझता हूँ 60-70% आपने डोमिनेट किया और फिर आप एंड में हार गए, तो काफी दुख होता है। और हम लोग चाहेंगे कि कुछ टीम बेहतर करे, क्योंकि आने वाले टेस्ट मैचेस आपके मुश्किल है। एक आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, और फिर 3 टेस्ट इंग्लैंड में। देखिए इंग्लैंड में जो आपका होगा ना, वो मुझे लगता है आपकी क्रिकेट टीम का ना एक, या तो एक बिल्कुल एक जनाजा होगा आपका वहाँ पे, कि आप बिल्कुल वहाँ पे बिखर जाएंगे और बिल्कुल तबाह हो जाएंगे और आपकी क्रिकेट वहीं दफना दी जाएगी, या आप कुछ कमबैक करेंगे। क्योंकि देखिए ये सीरीज है ना, ये फिर भी एक ऐसी सीरीज है जो इतने लोग देख नहीं रहे, ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट। ये पाकिस्तानी फैंस कुछ देख रहे हैं, या इसको इतनी इंटरनेशनल अटेंशन नहीं मिल रही है इस सीरीज को, क्योंकि इस वक्त आपको पता है 100 लीग चल रही है, वहां पे बड़े नाम सारे गए हुए हैं। इंडिया की सीरीज भी अभी चल रही थी, तो इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी इस पर्टिकुलर सीरीज की। जो इंग्लैंड की जो 3 टेस्ट है ना, वहां पे आपको पूरा इंग्लैंड मीडिया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, ये सारी दुनिया की जो अटेंशन है आप पे होगी। वहां पे इंडियन कमेंटेटर्स होते हैं, मतलब पूरी वर्ल्ड क्रिकेट आपको वहां देख रही होगी। और वहां पे अगर आपने इस तरह परफॉर्म किया ना, तो फिर मुझे लगता है आपकी क्रिकेट का कोई वापसी का मौका नहीं होगा। और इन प्लेयर्स को भी मुझे लगता है अगर वहां ये फेल होते हैं, तो उनका चैप्टर वहीं क्लोज कर देना चाहिए। बिल्कुल, बस लास्ट बात करके वो शो को एंड करेंगे कि जो आपका इंग्लैंड टूर होगा, मैं कहता हूँ आपके प्लेयर्स के लिए ना, ये
एक कहता हूँ, जो प्लेयर्स नए हैं और जो पुराने हैं उनके लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर उन्होंने उस सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया तो उनके पास भी कह दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ऐसी खतरनाक लाइमलाइट में आ जाएगी, क्योंकि इंडियन टूर पे जो कोई भी जरा बड़ा कुछ करता है वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल के अंदर पूरे इंटरनेशनल मीडिया हो गया, वर्ल्ड क्रिकेट में उसका नाम बन जाता है। तो आई बिल्कुल बिलीव आप सही कि कह रहे हैं। फॉर द बॉलर्स एंड फॉर द बैटर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इंग्लैंड टूर में कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, कोई मारे 200 को ले 10 विकेट, तो मजा आया हमें गेम देखने का नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान आप सही टीम कह की। रहे हैं। हमारी होप्स होंगी अब्बास से होंगी, एक शान मसूद से होंगी जो परफॉर्मर्स हैं। हाँ, अली लेकिन बिल्कुल अली से होगी। बिल्कुल। ये आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी डिटेल मतलब अपना शो किया है। आज बहुत हमने डेप्थ में जाके एनालिसिस किया, अपनी कैथारसिस को प्रेज़ेंट किया आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा हो। अमान, मैं आपसे भी थोड़ी क्लोजिंग थॉट्स लेना चाहूँगा। हाँ, बस क्लोजिंग थॉट्स में यार यही है कि पाकिस्तान टीम के लिए अब तो ऑनेस्ट देखना, इंसान जब थक जाता है ना किसी चीज से, कहते यार बिल्कुल, मतलब बस हो गई है अब, पिछले 2-3 साल से अब हमारी हम फैंस हमारी हकीकत में बस हो गई है कि एक टीम को इस कदर हारता हुआ देखते हुए ना, अब देखा आप कह लो, अब तो कभी भी हारते हैं तो ना अंदर से वो कुछ फीलिंग नहीं आती कि यार हार गए, लगता है ये तो कॉमन सी बात है, अब तो कुछ में हमें कुछ भी नया कुछ रहा नहीं है लाइफ पर, यही बोलूंगा मैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है। आई होप ऑडियंस ने शो एंजॉय किया, और आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं दुनिया में, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने जो करीबी लोग हैं, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से इसको शेयर करिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, थैंक यू सो मच।